हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने उड़ान बैच के अंतर्गत यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग उड़ान बैच के अंतर्गत संस्कृत की पहली क्लास के अंतर्गत हम लोग बड़े ही बेहतरीन सी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा संधि प्रतिहार, जहां से आपके यूपी बोर्ड के संस्कृत एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं, वर्ण परिचय जानने वाले हैं और साथ ही उच्चारण स्थान से संबंधित किस प्रकार से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन आज की इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से तमाम बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से फटाफट से तमाम बच्चे जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। राज विश्वकर्मा जी, उसके बाद में साक्षी, वंशिका, आरिल, प्रियंका, नेहा, उसके बाद में चैंपियन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का मोस्ट वेलकम है। कैसे आप लोग, कैसे आप लोग। देखो बेटा, इस क्लास में हम लोग ना जितने भी चीजें करने वाले, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हम अनिवार्य संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो क्या ये क्लास हमारे लिए है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हम प्रॉपर 70 नंबर वाली संस्कृत ले रखे हैं तो क्या ये क्लासेस हमारे लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का यह लेक्चर जिसमें संधि प्रतिहार को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें समास से वर्ण परिचय और उच्चारण स्थान, यानी आज का लेक्चर यूपी बोर्ड की हर एक बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो अनिवार्य संस्कृत का विद्यार्थी है फिर भी ये क्लास को देखेगा। यदि आप प्रॉपर 70 नंबर वाली संस्कृत ले रखे हैं फिर भी आपको आज वाली ये जो क्लास है इसमें शुरू से अंत तक बने रहने हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आपको बातें कही जाती है कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो परिणाम दिए जाते हैं। तो यदि आपको भी अच्छा परिणाम देना है तो मेरे साथ शुरू से अंत तक इस बेहतरीन सा सेशन का हिस्सा बने रहना होगा। शुरू से अंत तक हमारे साथ इस क्लास में बने रहना होगा। मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, क्योंकि एक बेहतरीन सी लाइनें गीता में कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा तो संगतो स्वकर्मणि। क्या बेटा आप लोगों को वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है क्या। हर एक बच्चा लगातार कमेंट करके लिख रहा है कि सर जी वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। बेटा फटाफट से एक बार हमें कमेंट करके हमें बता दीजिए, क्या आप हमें प्रॉपर रूप से नहीं सुन पा रहे क्या बेटा। क्या आप हमें प्रॉपर रूप से नहीं सुन पा रहे हो क्या। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है। क्या आप हमें नहीं सुन पा रहे क्या बेटा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या आप वॉइस क्लियर आ रही है क्या। मेरे पास तो प्यारे बच्चे आपका वॉइस जो है, मेरा वॉइस क्लियर तरीके से सुनाई दे रहा है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं। एक बार फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा। प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से कमेंट करके हमें बता दिए कि आप हमें प्रॉपर रूप से सुन पा रहे हैं क्या। कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो बेटा तो आप हमें जरूर बताना, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि बेटा ये क्लास के शुरू में ही तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, जरूर हमें बताना, है ना, ताकि हम बेहतरीन तरीके से उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर सके। प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट करके बता दिए। चलो हम आपसे एक बार यस और नो का पोल करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थम्स अप थम्स डाउन का एक पोल करा लेते हैं। हर एक बच्चा जो है ना यहाँ पे कमेंट में हमें बताएगा कि क्या आप सुन पा रहे बेहतरीन तरीके से। हर एक चीजें सही होगी तो आप लोग थम्स अप करना, यदि वॉइस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो बेटा आप लोग थम्स डाउन करना।
चलिए लगभग बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं सर जी नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हर चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे हर एक बच्चा बता रहा है कि सर जी अब वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कह रहा था कि देखो बेटा, अपना जो अधिकार है वो कर्म करने पे है, फल पे नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में एक प्यारा सा उपदेश देते हैं और एक प्यारी सी लाइनें कहते हैं, जिसको मैं सुना रहा था, बहुत सारे बच्चों को वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, शायद नहीं सुन पा रहे थे। उसे बेहतरीन तरीके से कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माँ तो संगतो स्वकर्मणि। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि कर्म तेरे अधिकार है, केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की चिंता त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरे, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहना है। और देखो बेटा, यदि संस्कृत में तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैं ऑलरेडी न्यू बैच जो यूपी बोर्ड कक्षा 9th वालों का बैच चल रहा था पिछले सेशन में, उनमें 9वीं कक्षा के हर एक बच्चों को मैंने पढ़ाने का काम किया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए मैं नया हूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिन तक बेटा नया नहीं रहूँगा। बहुत 2-3 क्लास करने के बाद में जो है आप हमें जान जाओगे, पहचान जाओगे। और संस्कृत में एक लाइनें कही जाती है बेटा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये उड़ान बैच वो बैच है बेटा जहाँ से यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे जो हैं रैंक 1 लाते हैं। यश प्रताप सिंह, आपको मालूम होगा जब यूपी बोर्ड 2025 का जब रिजल्ट आया था, तो यश प्रताप जिसमें लगभग 25 से 30 लाख बच्चे जो है यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के एग्जाम पेपर में बैठते हैं, और उतने लाख बच्चों में सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला यश प्रताप सिंह किसी और बैच नहीं बल्कि ये यही उड़ान बैच का विद्यार्थी था। मतलब साफ है, यदि आप उड़ान बैच में आ गए हो बेटा, तो बिल्कुल ही सोचना नहीं है। जितने भी लेक्चर आपके लिए लाए जा रहे हैं, हर फैकल्टी के द्वारा बताए गए हर एक बातों को फॉलो करना, हर एक लेक्चर को अटेंड करना, हर सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार करना और बेहतरीन वे में क्लासेस को करते रहना, हर एक चीज़ आपके लिए काफ़ी ही ईजी हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर होने वाला है संस्कृत का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग संधि, प्रत्याहार, समास, वर्ण परिचय तथा उसके उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चनों करने वाले हैं। और ये उड़ान बैच 2027 का ये समझिए कि मोस्ट पावरफुल बैच है, जहाँ से बच्चे पढ़कर यूपी बोर्ड में सबसे पहला स्थान बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले बेटा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे संधि, प्रत्याहार पढ़ेंगे, समास जानेंगे, वर्ण परिचय पढ़ेंगे, और साथ ही उच्चारण स्थान संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बता दूं बेटा, कि स्पेशल लॉन्चिंग ऑफर, जब ये PW यूपी बोर्ड का ये 10वीं कक्षा का जब उड़ान बैच लॉन्च हुआ था ना बेटा, तो ये लॉन्चिंग ऑफर आप तमाम बच्चों के लिए लाया गया, वैसे बच्चे जो अभी तक इस उड़ान बैच जो हिंदी मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का भी है, यदि जो भी बच्चे अभी तक इस बैच में इनरोल नहीं हुए हैं, उन तमाम बच्चों के लिए अब होगी टॉपर बनने की तैयारी। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अगर आप उड़ान का रेगुलर बैच लेना चाहते हैं तो इसका मात्र और मात्र प्राइस 1699 रुपया है। यदि आप इसका इन्फिनिटिव वाला फीचर लेना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपया इसका इन्फिनिटिव का जो है फीचर है। इन्फिनिटिव प्रो अगर उड़ान बैच लेना चाहते बेटा तो इसका 3799 है। इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव प्रो में क्या क्या अंतर होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने जो है ये बैच का जब ओरिएंटेशन हो रहा था उसमें आपको सर जी लोगों ने बताया था कि इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपको बेनिफिट मिलती है, इसमें बहुत सारे गुडीज मिलती हैं, आगे के आने वाली तमाम बैचेज मिलती हैं, है ना। और बात करते हैं कि उड़ान इंग्लिश मीडियम के बारे में, तो बेटा रेगुलर बैच यदि आप उड़ान इंग्लिश मीडियम के लेते हो तो मात्र 1899 रुपया ये स्पेशल ऑफर है। बाद में इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है और 3000 के आसपास भी जा सकते हैं बेटा, है ना। उड़ान बैच इंग्लिश मीडियम का जो इन्फिनिटी वाला जो बैच का जो प्राइस है
अभी वर्तमान समय में 2199 रुपया है। और इन्फिनिटी प्रो की बात करते हैं तो वर्तमान समय में ये लंचिंग ऑफर के तौर पे यहाँ पे मात्र 3999 रुपये है। तो जो भी बच्चा अभी तक इस उड़ान बैच में इनरोल नहीं हुआ है तो जितना जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग इनरोल कर लीजिए ताकि आप भी टॉपर बन सकते हो, क्योंकि यह वही बैच है जहां से पढ़कर बच्चे टॉपर बनते हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं समास को, है ना। क्या तमाम बच्चे रेडी है यहां से समास को बेहतरीन तरीके से पढ़ने, समझने और सीखने के लिए? क्या हर एक बच्चा रेडी हो चुका है? क्या फटाफट से कमेंट करके हमें बता दिए कि यस सर हम रेडी हो चुके हैं। जल्दी बताइए, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग रेडी हो चुके हो? रेडी हो चुके हो सर? क्लास ऐप पे हाँ बेटा, क्लास जो है ना ऐप पे, ये पहला लेक्चर यूट्यूब पे है ताकि बच्चों को मालूम चल सके कि कक्षाएं आपकी किस प्रकार से होने वाली है। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं समास के बारे में। सबसे पहले हमें जानना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये समास किसे कहते हैं। तो बेटा याद रखना कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी लोग आपसे पूछ लेते कि बेटा जी ये बता दीजिए समास किसे कहते हैं, तो सर समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इतना तो हमें बातें समझ में आ गई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनेगा उसे हम लोग समास कहेंगे, लेकिन आप हमें यह बता दीजिए कि ये पद क्या होते हैं। तो बेटा बात ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि ये जो क है यह एक वर्ण होता है, ठीक है। मान लेते हैं ल भी आपका एक वर्ण होता है, म भी आपका एक वर्ण होता है। ये वर्णों के जब सार्थक मेल कर देते हैं ना, यानी अलग अलग वर्णों को जब एक जगह व्यवस्थित करके लिख देते हैं तो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। इसी शब्दों को दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहेंगे जी? पद कहेंगे। मतलब साफ है कि समास में कम से कम दो पद होगा, दो से अधिक पद भी हो सकता है। मतलब साफ है बेटा, याद रखना कि जब दो पद आपस में मिलने के बाद में किसी नए पद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं समास। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, हालांकि समास का जो संक्षिप्त अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण करना होता है। एक मैं उदाहरण आपको यहां पे दे रहा हूं कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र इतना बड़ा शब्द लिखा गया है कि राजा का पुत्र, इसी को संस्कृत में आप लिखते हो कि राज्ञः पुत्रः, मतलब राजा का पुत्र। ये अलग अलग लिखा गया बेटा। अब इसको हमें क्या करना है? समास बनाना है। तो राज्ञ पुत्र ना लिखकर हम सीधे और सीधे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं राजपुत्र लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पे एक चीज तुम्हें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शब्द है ना राजपुत्र, ये हमारा समासिक शब्द हुआ क्योंकि इसमें दो पद है। सर दो पद कौन कौन सा है? तो एक पद जो है आपका राज्ञ है, ये हमारा पहला पद कहलाएगा जिसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं या फिर प्रथम पद भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा वाला जो पद है इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद। इसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं, यानी बाद वाला पद भी कहते हैं, और इसे हम लोग उत्तर पद भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखनी है, ठीक है। सर कंप्यूटर साइंस की क्लासेज, बेटा जी कंप्यूटर साइंस की क्लासेज भी आपकी होगी, टेंशन नहीं लेना है। सर मैं संस्कृत पहली बार पढ़ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हमने पहले ही बता रखा ना कि जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत नहीं पढ़े होंगे ना, अगर कुछ भी संस्कृत तुम नहीं जानते होंगे, बैच की शुरुआत हो गई ना बेटा, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। हर एक चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि कोई भी चीज़ें जब मान लेते हैं पहली बार हम करते ना, उस समय में हमारी बहुत सारे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। हर एक चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती है। आपने वो लाइनें सुनी होगी कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरियावत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब साफ है बेटा कि जब रेगुलर वे में अभ्यास करता हुआ एक काफी ही कमजोर एक रस्सी बहुत बड़े मजबूत गट्ठर पे अर्थात पत्थर पे जब लगातार घर्षण करता है, संघर्ष करता है ना, तो वो दिन दूर नहीं कि एक मजबूत से पत्थर पे भी वो क्या करता है? निशान छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है। तो मतलब साफ है
वही बात है कि पहली बार में किसी भी चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेगुलर वे में यदि हम अभ्यास करते हैं, बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास करते हैं, हर एक चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। याद होगा वो दौर, आपको मालूम होगा बेटा कि हम लोगों को क ऐसे लिखना भी नहीं आता है। हम लोग ऐसे कि किस तरह करके हम लोग लिखा करते थे। तो एक वो भी दौर था जब हमें क लिखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हम लोग बेहतरीन तरीके से लिख पाते हैं। मतलब साफ है कि आज जो चीज़ें हमारे लिए कठिन लग रही है, अगर रेगुलर वे में हम अभ्यास करें तो तमाम चीज़ें हमारे लिए ईजी और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताने का प्रयास ये किया बेटा कि समास का परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास का सिंपल परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक है जी। अब समास में क्या होता है बेटा कि दो पद होता है, एक होता है पूर्व पद जिसे हम लोग पहला अर्थात प्रथम पद कहते हैं, दूसरा होता है उत्तर पद जिसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं अर्थात बाद वाला पद कहते हैं। मजे की बात यह बेटा कि यूपी बोर्ड में ना समास के जो टोटल 6 भी होते हैं वो 6 समास आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको मात्र 3 समास पढ़नी है। सबसे पहले उड़ान बैच का हर एक उड़ानियन बच्चा कहेगा कमेंट करके कि समास के कितने भेद होते हैं। जरा आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिए कि समास के कितने भेद होते हैं। फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले समास को बनाते टाइम उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बेटा आपको याद रखनी है कि समास में कई पदों का मेल होता है। ठीक है, समास में कई पदों का मेल होता है। समास में कई बार 2 पद होते हैं, कई बार 2 से अधिक पद होते हैं, मतलब समास में कई पदों का मेल होता है, इस बात को याद रखना है। समास के पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, समास के पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे अर्थात बाद वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं, यानी दूसरा पद कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। हर एक बच्चा बता रहा है सर जी समास के 6 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना कि समास में कई पदों का मेल होता है। समास में पहले वाले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो बाद वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। ये बात यूपी बोर्ड उड़ान बैच के हर एक बच्चा को मालूम होना चाहिए। साथ ही यह भी बात याद रखना है कि समास के दोनों पद को एक साथ करना समस्त पद या फिर समासिक पद कहलाता है। मतलब साफ है कि ये दो पद है। ठीक है, दोनों पदों को जब हम एक साथ करेंगे मेरे प्यारे तो उससे हम लोग समस्त पद यानी समासिक पद कहेंगे, और जब एक साथ रहेंगे उसे अलग अलग करना होगा तो इसे ही हम लोग समासिक विग्रह कहते हैं, इसे ही हम लोग समासिक विग्रह कहते हैं। उसके बाद में याद रखना कि समास के सभी पदों को अलग अलग करना समासिक विग्रह कहलाता है। यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया बेटा कि समास के अलग अलग पदों को एक साथ कर लीजिएगा तो समासिक पद कहलाएगा, समास के पदों को अलग अलग कर दीजिएगा तो यही आपका समासिक विग्रह कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में याद रखना मेरे प्यारे कि समास के पदों का बीच में विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो लुप्त होता है अर्थात छिपा होता है। यह भी याद रखना बेटा कि समास के पदों में कई बार पहला तो कई बार अंतिम पद प्रधान होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है बेटा कि सभी पद प्रधान होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सभी के अलावे अन्य पद भी प्रधान होते हैं बेटा, अन्य पद भी प्रधान होते हैं। साथ ही याद रखना कि कभी कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं। अब यहां से हम लोग प्यारे बच्चे बात करते हैं समास के भेद के बारे में। तो उड़ान बैच का हर एक प्यारा बच्चा कमेंट करके बताएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। बताइए, तो समास के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। यहां तक यदि बातें समझ में आ गई होगी तो एक बार आप लोग कमेंट में फायर की इमोजी जरूर बना के भेजिएगा। ठीक है बेटा, एक बार कमेंट में आप लोग फायर की इमोजी बना के भेजिए मेरे प्यारे। अगर आपको यहां तक बातें समझ में आ गई बेटा तो एक बार आप लोग कमेंट में फायर की इमोजी बना के भेज दीजिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। और साथ ही जितने ही बच्चे अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, आप लोग ईमानदारी पूर्वक एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो देखो यहां तक हमने यही बात बताया बेटा कि समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, उसे हम लोग समास कहते हैं। समास में 2 से अधिक पद भी होते हैं। समास के पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पूर्व पद कहते हैं। समास के बाद वाले पद को क्या कहते हैं, तो इसे उत्तर पद या फिर हम लोग अंतिम पद कहते हैं। एक चीज और याद रखना
क्या क्या याद रखना है मेरे प्यारे? तो एक चीज और याद रखना है कि समास में कई बार पहला पद प्रधान होगा, कई बार दूसरा प्रधान होगा, कई बार दोनों प्रधान होगा, तो कई बार अन्य पद भी प्रधान होते हैं। उसके बाद में हमने बताया बेटा कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से आपका जो समास होते हैं वो अव्ययी भाव समास है। दूसरा समास तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गए, बहुब्रीहि समास हो गया, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चे द्वंद्व समास, और एक होती है आपका द्विगु समास। ये टोटल समास आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम पेपर में नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल चिंता मत करो यार, लेकिन आपके जो एग्जाम पेपर में पढ़ने हैं वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। यहीं से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहीं से आपके एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बात को जो है याद रखिएगा बेटा, इस बात को जो है याद रखिएगा। यस सर, ठीक है, ओके, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग किस समास के बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे? सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम लोग एक एक करके समास को पहले पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद में समास से बनने वाले हर एमसीक्यू प्रश्नों का भी आंसर इसी क्लास में हम लोग पोल के माध्यम से करने वाले हैं। सर प्रधान का मतलब क्या होता है? बेटा जी प्रधान का मतलब जिसका इंपोर्टेंस दिया जाए, जिसका महत्व दिया जाए, उसे हम लोग प्रधान कहेंगे, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो सर जी जिस समासिक शब्द में पूर्व पद, पूर्व का मतलब क्या होगा? तो सर जी पूर्व का मतलब होता है पहला, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो सिंपल वे में इसका डिफिनीशन हर एक बच्चा को मालूम होना चाहिए कि सर जी अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो सर जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो जाए उसे अब हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि सर जी आप हमें यह बता दिया कि अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास, लेकिन ये अव्यय होता क्या है? कि सर आप हमें यह बताओ कि अव्यय होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दूं अव्यय किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिसको लिंग या फिर वचन, कोई भी ऐसा शब्द जिस पर ना ही लिंग और ना ही वचन का कोई भी प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो जिस पे लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़े मेरे प्यारे उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा बेटा जी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होगा उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब देखिए अव्यय कैसे बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक चीज हमेशा याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में हमेशा द्वितीय पद होता है, और द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या हुआ? किसी भी शब्द के म में हलंत लगा दीजिए या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगा दीजिए मेरे प्यारे, द्वितीय विभक्ति लग गई, द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पे देखिए एक अव्यय है हमारे पास जिसका नाम है उप। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? उप। उप का मतलब यहां पे क्या करना है? जहां जहां उप लगा होगा बेटा जी, जहां जहां शब्द में उप होगा उसके बदले में तुम्हें समीपम लगा देनी है, इस बात को याद रखना। उप का मतलब, समीपम का मतलब मेरे प्यारे बच्चे पास होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है रामस्य समीपम। अब रामस्य समीपम को हमें समास बनाना है बेटा जी, कैसे बनाएंगे? अब ये भी हमने बताया कि जितना भी मूल शब्द होगा हर मूल शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, अर्थात शब्द के अंत में म में हलंत लगा देंगे या अंतिम वर्ण पे हम अनुस्वार लगा देंगे। ऐसे करके हम बना सकते हैं। देखो जी कैसे, जहां पे उप रहेगा मेरे प्यारे बच्चे उसके बदला में हमें समीपम लगाना है, जहां समीपम होगा उसके पहले हम उप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां रामस्य समीपम दिया गया है, तो बेटा जी समीपम दिया गया है ना, तो समीपम दिया गया है जिसके बदले में हमें उप लगानी है। अभी तो हमने बताया कि जहां समीपम दिया गया रहेगा उसके बदले में हमें उप लगाना है, उप रहेगा तो समीपम कर देना है, और जो मूल शब्द रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने समीपम के बदले में मेरे प्यारे बच्चे हमने उप लिखा, और ये रामस्य है, ये षष्ठी विभक्ति है, तो रामस्य में ये मूल शब्द क्या है बेटा जी? राम है, तो हम यहाँ पे राम का राम लिखेंगे। द्वितीय विभक्ति लगाने का मतलब इसमें म में हलंत लगा देंगे तो मेरा द्वितीय विभक्ति बन जाएगा। तो यहाँ पे म में हमने हलंत लगा दिया तो ये बन गया उपरामम। अब आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि उपरामम में कौन सा समास है? तो हर एक उड़ानियन आर्मी बोलेगा कि सर जी उप यहाँ पे अव्यय था तो उपरामम में हमारा अव्ययी भाव समास होगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उपरामम में हमारा अव्ययी भाव समास होगा। सर जी समझ में आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे निर है या फिर निस है, तो बेटा जी यहाँ पे आपका अभाव शब्द रहेगा बेटा। जहां पे भी आपको अभाव शब्द देखने को मिलेगा उससे पहले निर या फिर निस लगाना है। बाकी मूल शब्द में तो आपको ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति लगानी है, ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा। जैसे दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, जननाम अभावः, तो अभाव जहां पे दिया गया उससे पहले हमें निर या फिर निस लगाना है, निर या फिर निस। तो यहाँ पे निर ऑलरेडी लगा है और ये जननाम है, तो जननाम में यदि हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो बेटा जी जन यहाँ पे मूल शब्द होगा, और जन में अंतिम वर्ण हम म में हलंत लगा देंगे बेटा, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे अभाव के बदला में हमने निर लिखा और यहाँ पे अभाव का हमने अभाव लिख दिया, तो निर जन्म बन गया, सिंपल सा। ठीक है, यस सर जी, ओके ओके ओके। चलिए जी, उसके बाद में है अनुयोग्यम। अनुयोग्यम यानी अनुयोग्यम कहाँ पे लगाते हैं बेटा जी? योग्यता को बताने के लिए। जहां पे योग्यम शब्द होगा उसके पहले हमें अनु लगा देना है बेटा, जहां पे अनु होगा उसके बाद में हमें योग्यम लगा देना है। जैसे दिया गया रामस्य योग्यम, तो योग्यम देखते ही हम लोग अनु लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हमारा टर्न कंडीशन है। ठीक है, हमने योग्यम के बदले में अनु लगा दिया, और रामस्य दिया गया था, मूल शब्द हमारा राम है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो द्वितीय विभक्ति लगाने के मतलब राम का राम लिखेंगे और लास्ट में म में हलंत लगा दीजिए, ठीक ना, या फिर राम अब म के ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, दोनों का मतलब रामम ही हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है प्रति यानी विप्सा। कोई भी शब्द दोहराता है ना, दोहराने के लिए एक ही शब्द को दो बार लिखने के लिए बेटा जी दोहराने के लिए प्रति का यूज किया जाता है। जहां पे विप्सा होगा उसके जगह पे आपको प्रति लिखना होगा। जैसे गृहम गृहम इति, तो देखो मेरे प्यारे, घर घर है ना, गृहम गृहम इति, घर को दो बार विप्सा किया गया अर्थात दोहराया गया है, तो गृहम गृहम को तो एक गृहम हो ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि घर का द्वितीय विभक्ति गृहम होगा। और जहां पे लगा होगा इति उसके जगह पे आपको लगा देना है प्रति। ठीक है, ओके। अब देखिए जहां पे स होगा बेटा जी, तो सह साकम समम सार्धम होता है, तो जहां पे स होगा वहां पे सह कर देना। ठीक है, जहां पे स होगा वहां पे आपको सह कर देना है। जैसे दिया गया रामेन सह, तो रामेन का द्वितीय विभक्ति रामम होगा, और जहां पे सह है उसकी जगह पे केवल और केवल स लगाना है, तो ये स रामम हो जाएगा, स रामम हो जाएगा। सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये बताओ। अब देखिए इसके बाद में जो आता है ना वो द्विगु समास आता है। एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए प्यारे बच्चे, एक बार फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको यहां तक बातें क्लियर हो चुकी है क्या। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि आपको यहां तक बातें क्लियर हो चुकी है क्या। सर हम 8 लिए हैं नहीं, अच्छा 8 लिए हो बेटा, तो 8 लिए हो तो बेटा आप बिल्कुल ये क्लास के एग्जिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, यस सर यस सर यस सर। सर हम कंप्यूटर लिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कंप्यूटर का भी क्लास होगा जी। चलिए अब यहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे द्विगु समास के बारे में। देखो द्विगु समास काफी ही सिंपल होता है, काफी ही इजी होता है, इसको समझने का मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूं। तो बेटा आसान तरीका क्या है कि ये जो द्विगु समास होता है ना, कि द्विगु समास में इतना याद रखना कि पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कोई ऐसा आपको शब्द देखने को मिले जिसमें पहला शब्द से तुम्हारे माइंड में कोई नंबर अर्थात संख्या आ रही है। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा समास का शब्द ले लो जिसमें पहला शब्द से तुम्हारे माइंड में संख्या आ जा रहे हैं, कोई नंबर आ जा रहे हैं, तो वे द्विगु समास होंगे। यानी जब कर्मधारय समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो तब उससे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, कल क्लास होगी बेटा, कल क्लास अगर होगी तो तुम्हें एप्लीकेशन पे जो है अपडेट मिल जाएगी। चलिए तो याद रखना बेटा कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उससे हम लोग द्विगु समास कहते हैं।
यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं बेटा जो कमेंट करेंगे सर जी समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, वो था अव्ययी भाव समास। सिंपल वे में तुम्हें बात समझ लेनी है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उससे हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। अब उसमें हमने 2-3 बहुत बेहतरीन सा ये ट्रिक बताया है, बताने का प्रयास किया बेटा। किसी भी शब्द में तुम्हें समीपम देखने को मिले तो समीपम के बदले में तुम्हें उप लगाना है। जैसे था ना रामस्य समीपम, तो समीपम देखने की वजह से हमने उप लगा दिया और रामस्य का द्वितीय विभक्ति लगाने पर ये रामम बन गया, तो ये बन गया उपरामम। जहां पे लगा हो मेरे प्यारे बच्चे अनु, वहां पे कर देना है योग्यम। तो यहां पे देख लीजिए ना योग्यम लगा है ना, तो योग्यम के बदले में हमने अनु किया। राम शब्द का द्वितीय विभक्ति रामम होता है तो अनुरामम बन गया। ऐसे करके आपको बनानी थी। और साथ ही बेटा इसमें जो द्विगु समास है ना, ये काफी ही ईजी होता है। अगर कोई आपसे पूछे बेटा जी द्विगु समास किसे कहते हो, तो बता दीजिएगा कि सर द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो। संख्या का मतलब कोई ऐसा आपको शब्द देखने को मिले जिसको पढ़ने के बाद में आपके माइंड में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई नंबर आपके माइंड में आ रहे हो, तो वही आपके जो शब्द होंगे वे द्विगु समास होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया गया मेरे प्यारे बच्चे सप्त दिनम। अब जैसे सप्त दिनम तुम्हारे माइंड में आएगा तो तुम नहीं कहोगे सर जी सप्त दिनम मतलब 7 दिनों का समूह। क्या होगा? सप्तानाम दिनानाम समाहारः, यानी 7 दिनों का समूह। तो सप्त से बेटा जी याद रखना 7, और दिनम का मतलब हो गया दिनों का समूह। मतलब साफ है कि कोई भी ऐसा आपको संस्कृत में शब्द देखने को मिले जिसको देखने के बाद आपके माइंड में कोई ना कोई नंबर अर्थात संख्या आ जाए, समझ लेना कि वे द्विगु समास है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सप्त दिनम में कौन सा समास है, आपके मन में आएगा सप्त दिनम 7 दिनों का समूह, तो ये 7 नंबर मिल गए, द्विगु समास। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा हिंदी के लिए भी। पंच पात्रम, तो पंच का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? हर एक बच्चा कहेगा सर जी पंच मतलब 5 होता है, पात्रम मतलब पात्रों का समूह। तब 5 पात्रों का समूह, यहां पे पंच अर्थात 5 मिल गया, 5 एक नंबर होता है, तो ये भी आपका द्विगु समास होगा। उसके बाद में देखिए त्रिभुवनम, त्रि का मतलब ही मेरे प्यारे बच्चे 3 होता है, यानी 3 भवनों का समूह। त्रिभुवनम 3 भवनों का समूह, 3 हमारा नंबर मिल गया, तो ये भी कहेंगे सर जी द्विगु समास होगा। उसके बाद में है पंचरात्रम, 5 रात्रों का समूह, यहां से हमारे 5 मिल गए। उसके बाद में चतुर्योग्यम, 4 योगों का समूह, यहां पे 4 मिल गए मेरे प्यारे। मतलब साफ है कि द्विगु समास में तुम्हें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें इतनी समझनी है मेरे प्यारे कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, पहला शब्द से हमारे माइंड में कोई ना कोई नंबर आ जाए, उससे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोग ये बता दीजिए कि चौराहा में कौन सा समास है। हर एक उड़ान बैच का प्यारा प्यारा बच्चा यहाँ पे कमेंट करके बताएगा कि चौराहा में कौन सा समास है। जल्दी बताओ आप लोग, फटाफट से बताओ, है ना सर जी पंचवटी में? हाँ बेटा पंचवटी में भी वही होगा। ओहो क्या बात है भाई, आप लोग आंसर देना चालू कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे। क्या बात है यार, क्या बात, गजब गजब गजब। हर एक बच्चा यहाँ पे द्विगु समास द्विगु समास द्विगु समास, क्या बात है मेरे प्यारे, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। हर एक उड़ान बैच का प्यारा प्यारा बच्चा कमेंट कर रहा है चौराहा मतलब 4 राहु का समूह। मतलब साफ है चौराहा से 4 से आपको माइंड में आ रहा होगा 4, है ना, चौ का मतलब 4, 4 राहु का समूह 4 आ गया, है ना, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो आपसे देखिए एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे प्यारे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है ना, उसके लिए बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। अब ये बता दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि त्रिफला में समास का नाम लिखिए। त्रिफला, हर एक बच्चा यहाँ पे कमेंट करके बताएगा बेटा जी, फास्ट में तुम लोग कमेंट पे टूट पड़ो बेटा, कमेंट पे टूट पड़ो। यहाँ पे आपके पास पोल भी जा रहे हैं कि त्रिफला में कौन सा समास है, ये बता दीजिए आप लोग।
हाँ बहुत बढ़िया। सर जी मन भटक रहा है, क्या करूं बेटा? तो मन भटक रहा है ना, तो तुम्हारी एक शॉर्ट वीडियो जो है इस चैनल पे हमने अपलोड करा रखा था, उसमें हमने एक प्यारा सा श्लोक पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था, मन के जैसा बहे रूपे ना कोई, पल पल रचता स्वाग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक विद्यार्थी जी को ना मन का दास नहीं बनना चाहिए बेटा, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, तब हमारे लिए हर एक चीज आसान हो जाएगी, हर एक चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत वाले पढ़ सकते हैं? हाँ बेटा जी बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, तो हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर जी द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। क्या बात है मेरे शेरों। यहाँ पे रुंझुन चानल जी हैं और शिखा मेहता जी हैं, अर्णव, सचिन श्रीवास्तव, आयुष मिश्रा जी, गौरव जी, किरण सिंह जी, आई एम गेमर ओके जी, उसके बाद में फैक्ट अकाउंट ऐसे करके ट्विंकल, श्याम कुमार जी। यार अभी वर्तमान समय में क्या होता है ना, बच्चे नाम से ज़्यादा कुछ एडिशनल नाम रख लेते हैं अपने आईडी का, जिससे टीचर भी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, मजा आया बेटा? हाँ एक बार और सुना दो। देखिए बेटा, तो याद रखना कैसे पहचाना, त्रिफला का मतलब ही होता है कि तीन फलों का समाहार, है ना, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का संगम, तीन फलों का समूह। तो ऐसे करके ही आपके एग्जाम पेपर में प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम पेपर में ना तीन ही समास पढ़ने हैं, वो कौन कौन सा है? तो याद रखना, एक है आपका अव्ययी भाव, जिसको हमने पढ़ा रखा है बेटा। दूसरा है आपका क्या, तो हर एक बच्चा कहेगा सर जी द्विगु समास। तीसरा क्या है, वो ये है जिसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है बेटा जी, बहुब्रीहि समास। अब जरा ध्यान समझना बेटा, अव्ययी भाव समास में हमने बताया कि जिस समासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो जाए उसमें हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे सर अव्ययी भाव समास समझ में नहीं आया, तो बेटा चलिए मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा। इसका ट्रिक यही है, इसका ट्रिक क्या है सर, तो ये है कि किसी भी समासिक शब्द में बे, प्रति, यथा, ठीक है, यथा हो गया यथा संभव, बे, प्रति, भर, और साथ ही प्रति हो गया, यथा हो गया, बे हो गया, आ, एक ही आ, इतना किसी भी शब्द से पहले आ जाए बेटा, याद रखना। मैं आसान ट्रिक तुम्हारे लिए बना दिया ताकि तुम्हारे हर एक चीजें आसान हो जाए बेटा, कि किसी भी संस्कृत में दिए गए शब्द से पहला वर्ण बे, प्रति, यथा, भर या फिर आ जाए बेटा, देखते ही तुम अव्ययी भाव समास का चयन करना, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा यार, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे, अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कि बे, प्रति, यथा, भर के बात करते हैं, तो यदि हम बात करते हैं अनु, तो ये जो अनु शब्द है ये क्या है? हर एक बच्चा कहेगा सर जी अव्यय है, अनु अव्यय है। अगर आपसे पूछा जाए बे क्या है, अव्यय है। प्रति क्या है सर, अव्यय। जैसे पूछा जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक, तब प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रतिधन एक होता है कि नहीं होता है? तब प्रति मिल गया कि नहीं मिल गया? तब प्रतिधन एक, प्रति मिल गया तो कहेंगे सर जी ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे मेरे प्यारे बच्चे कि यथा, यदि बोला जाए कि सर जी यथा संभव, यथा संभव में यथा क्या है सर? अव्यय है। जब अव्यय मिल गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। कहां दिक्कत है यार, कहां कोई दिक्कत है? हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से बना पाएगा। अब बात करते बेटा जी बहुब्रीहि समास के बारे में। इसका पहले ही मैं आपको तुम्हें ट्रिक पढ़ा रहा हूं। ट्रिक ये है मेरे प्यारे, इसमें मुख्य रूप से देवी या फिर देवता लोग आते हैं। ठीक है, किसी भी समासिक शब्द में कोई भी ऐसा शब्द संस्कृत का देखने को मिल जाए बेटा, जिसको पढ़ने के बाद में तुम्हारे माइंड में किसी देवी का नाम या फिर किसी देवता का नाम आ जाए, समझ लेना कि भैया वो तुम्हारा बहुब्रीहि समास होने वाला है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर जी। बेटा यहां तक बातें समझ में आ गई होगी, तो एक बार जो है ना फायर की इमोजी बना देना, फिर दिल का इमोजी बनाकर जरूर भेजना, और साथ ही बेटा जी एक बार वीडियो को लाइक कर देना, है ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। तो याद रखना, जिस समासिक शब्द में पूर्व यानी पहला और उत्तर दोनों पद प्रधान ना होकर, मतलब अब तक हमने बताया बेटा
कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होते हैं और पहला पद अव्यय भी होते हैं। इससे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि जे समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होते हैं बेटा जी, तो संख्यावाची होंगे, द्विगु समास हो गया। तीसरा नंबर जो हमने आपको बता रखा है बेटा जी क्या, बहुब्रीहि समास, तो इसमें ना ही पहला और ना ही दूसरा पद प्रधान होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या होते बेटा जी, यह दोनों मिलकर क्या करते हैं, अन्य पद की ओर हमें दिशा निर्देश देते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है मेरे प्यारे, इसका विग्रह करते समय में ना यशस् से सह इत्यादि लगाया जाता है। कोई भी ऐसा शब्द देखने को मिले बीच में यशस् से सह लगा हो, समझ लेना बहुब्रीहि समास है। कोई भी ऐसा शब्द हो देवी देवता का नाम दिया गया हो, समझ लेना बहुब्रीहि समास है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है महंतौ बाहु यशस् स, देखिए यशस् स मिल गया, देखते ही कहेंगे सर जी ये तो हमारा बहुब्रीहि समास है। और महंतौ बाहु मतलब जिसका महान बाहु हो, बहुत बड़ा बाहु हो, उसे महाबाहु कहते हैं। और इस किस भगवान को महाबाहु कहते हैं मेरे प्यारे, तो हर एक बच्चा कहेगा सर जी विष्णु जी को कहते हैं। उसके बाद में है 10 आननान यशस्य सह, अर्थात 10 है आनंद जिसका। मेरे प्यारे बच्चे 10 आनंद किसका है, हर एक बच्चा कहेगा सर जी 10 आनंद कहते हैं रावण जी को। रावण के ना 10 सर है मेरे प्यारे, 10 सर है ना। हाँ अब भैया यहाँ पे जो गलती आंसर करेगा तो रावण का याद है, रावण का जिस दिन वध हुआ था उस दिन एक गाना चल रहा था, बस एक रात की है कहानी ये सारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको यही रात अंतिम यही रात नहीं लगेगी भारी, क्योंकि हम लोग उड़ान बैच के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं तैयारी। ठीक है बेटा जी, हाँ तो याद रखना। उसके बाद में दिया गया है पीतम अम्रम यशस्य सह, यहाँ पे भी यशस्य सह लगा है बेटा जी। पीतम अम्रम यशस्य का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करता है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी। उसके बाद में चतवारी मुखानी यशस्य सह, चतवारी मतलब 4, मुखानी अर्थात मुख, यशस्य सह है जिसका। 4 मुख किसका है मेरे प्यारे, तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का है बेटा जी। 4 सर 4 मुख किसका है, हर एक बच्चा कहेगा सर जी ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का है। उसके बाद में है चक्रम पाणि यशस्य च, चक्रम मतलब होता है चक्र, पाणि मतलब जिसके हाथ में, यशस्य स मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। तो बेटा जी जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रपाणि कहते हैं। हर एक बच्चा कहेगा सर जी चक्रपाणि कहते हैं। और चक्रपाणि किसको कहते हैं मेरे प्यारे, तो विष्णु जी को कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी के हाथ में हमेशा चक्र विराजमान होता है, चक्र हमेशा धारण किए रहते हैं। अगला है शूलम पाणि यशस्य सह, शूलम मतलब शूल, पाणि जिसके हाथ में, यशस्य सह जिसके हाथ में हो। तो जिसके हाथ में शूल हो मेरे प्यारे उन्हें शूलपाणि कहते हैं। और हमेशा त्रिशूल किसके हाथ में रहता है बेटा जी, तो वह भगवान शिव जी के अर्थात शंकर जी के हाथ में क्या होता है, हमेशा शूल विराजमान होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्र एव मुख यशस्य च, चंद्र एव, इव मतलब होता है जैसा, चंद्र मतलब चंद्र, मुख मतलब मुख, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो भैया उसे हम लोग चंद्रमुखी कहते हैं। और चंद्रमा के जैसा मुख किसका होता है बेटा जी, तो नारी का होता है। समझ रहे हो, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ गई बेटा, यहां तक बातें समझ में आ गई क्या, एक बार फटाफट से बता दीजिए। हर एक बच्चा एक बार बता देगा मेरे प्यारे कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई क्या। ओके सर जी, ओके ओके सर। आर्ट्स वाले नहीं पढ़ सकते हैं बेटा जी, आप पढ़ भी सकते हो क्योंकि ये व्याकरण का पाठ है, पढ़ भी सकते हो बेटा। यस यादव बेटा जी, क्या आप बताए जी। ओके ओके, यस सर यस सर यस सर, यस 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 सर, यहां से क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड के उड़ान बैच के हर एक प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि समास को मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं बेटा। समास में हमने बताया कि सर समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, उसे हम लोग समास कहते हैं। समास के दोनों पदों को अलग अलग करना समासिक विग्रह कहलाता है, दोनों पदों को एक साथ करना समासिक पद या समास पद कहलाता है। देखिए जैसे दिया गया ना महाबाहु, तो महाबाहु जो शब्द है बेटा जी ये समास है, ठीक है।
ये समास है। अब महाबाहु का मतलब होता है महंत बाहु, या स जिसके महान बाहु हो, तो ये शब्द आपका क्या कराते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चे, विग्रह कहलाते हैं। समास के पदों को अलग अलग करते हैं तो समासिक विग्रह कहलाता है। अलग अलग हो रहे पद को एक साथ करते हैं तो ये आपका समास पद कहलाता है। ठीक है, यस सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे हम लोग प्यारे बच्चे इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के पेपर में 3 ही समास पूछे जाते हैं। वो कौन कौन है बेटा जी, तो अव्ययी भाव समास है, वो आपके द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास है। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई बेटा। अगर आपको बातें समझ में यहाँ तक आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में एक बार यस सर जरूर लिखना। अब आइए सबसे पहला सवाल करते हैं मेरे प्यारे कि बालकः प्रतिदिनम उद्याने विहरति। जिन भी बच्चों को हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कमेंट करे थे किसमें, बहुव्रीहि समास से पहले अव्ययी भाव समास में। सर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही। देखो बेटा जी, प्रतिदिनम है, प्रति हमने बताया था, प्रति जहां पे भी लगा होगा मेरे प्यारे वहां शब्द क्या होगा, दोहराना। प्रति जहां पे होगा शब्द वहां पे दोहराएगा, और जहां लगा होगा प्रति वहां पे लगेगा इति। हमने बताया था ना, बताइए, हमने बताया था ना बेटा, यस सर। तो यहां पे देखिए जहां भी प्रतिदिनम है, तो प्रतिदिनम है मतलब साफ है कि प्रति के बाद जस्ट में जो शब्द दिया गया ये दोहराएगा। तो ये जो दिन है ना, तो दिन को हम लोग लिखेंगे दिनम, फिर लिखेंगे दिनम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दिनम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दिनम। आज जहां पे प्रति है उसकी जगह पे आप इति लिख दो, हो गया आपका काम खत्म भैया, हो गया काम खत्म। अब आइए ना इसमें आंसर देने की बारी आती है मेरे प्यारे। तो दिनस्य इति होगा क्या, प्रतिदिन होगा क्या, दिनम दिनम इति होगा, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। केवल आपको इतनी चीजें पे फोकस करनी है बेटा जी कि जहां लगा रहेगा प्रति, आंसर में होगा इति। यही तो आपका अव्ययी भाव समास करता है जी। इसी का तो हमने आपको ठीक बढ़ा रहा था। आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझे कोई ढूंढता रहता है। क्या बात है मेरे प्यारे। तो याद रखना कि सबसे पहले हमने बता रखा था बेटा जी कि इसमें हमेशा द्वंद्व, ये द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का मतलब म में हलंत होता है बेटा जी। देख लीजिए ना, आधा सौ और यह अ से किस में होता है बेटा जी, तो ये आप कहिएगा सर षष्ठी विभक्ति में होती है। तो षष्ठी विभक्ति तो यहाँ पे कोई इसका जरूरत नहीं है, काट दीजिए ना, ये नहीं होगा क्योंकि इसी में हमारा इति लगा हुआ था, है ना। इति वाला ऑप्शन कहाँ पे, ये है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। तो दो ऑप्शन में हमारा जो था, दो ऑप्शन में हमारा लड़ाई था, पहला आंसर सही होगा नहीं तो तीसरा होगा। ये दिना से षष्ठी विभक्ति था, हमें चाहिए द्वितीय विभक्ति वाला, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। बताइए मेरे प्यारे क्या अब आपको गलती होगा। देख रहे हो ना, हमारे बच्चे 90% बच्चे ने बेहतरीन तरीके से आंसर करके बता दिया कि सर जी हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम कहाँ झुकने वाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम लोग उड़ान यूपी बोर्ड वाले हैं। जैसे क्लास खत्म होगी बेटा जी, हर एक उड़ान बैच का हर एक प्यारा बच्चा इस वीडियो के कमेंट पर जरूर लिखेगा कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम कहाँ झुकने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उड़ान यूपी बोर्ड वाले हैं। क्या बात है मेरे प्यारे, मजा आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, वीणा पानी। वीणा पानी में कौन सा समास है बेटा जी, ये बता दीजिए। वीणा पानी का मतलब होता है वीणा पानी यशस्य सह, वीणा पानी यशस्य सह, जिसके हाथ में वीणा हो। तो किसके हाथ में वीणा होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद होगा सरस्वती, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होती है ना बेटा जी। और हमने ये भी बताया था मेरे प्यारे कि कौन ऐसा समास है जिसमें मुख्य रूप से देवी देवता का नाम आता है, हमने बताया था मेरे शेरों, याद करो तुमने, याद है ना माँ सरस्वती के बारे में कि माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मन जुगान से तू सबको लुभा रही है, सबको लुभा रही है। बहुत बढ़िया। तो मेरे शेरों राइट ऑप्शन ये होगा क्योंकि वीणा पानी का मतलब होता है जिसके हाथ में, देखो मेरे प्यारे ये जो वीणा है बजाने वाला यंत्र है, पानी का मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में बजाने वाला यंत्र हो, तो किसके हाथ में बजाने वाला यंत्र होता है, तो मेरे प्यारे माँ सरस्वती के हाथ में होता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यहां पे भी आप लोगों ने कमाल कर दिया है। अगला है मृग काकों में कौन सा समास है मेरे प्यारे, तो मृग काकों में मृग और काक, मृग देखना मृग
और मेरे प्यारे बच्चे काक है, यहाँ पे दो शब्द है। तब मृग का मतलब बेटा जी क्या होता है, हिरन होता है। काक मतलब क्या होता है भैया, कौवा होता है ना। तो हिरन और कौवा, जहां पे दो शब्द आ जाए बेटा जी वहां पे द्वंद्व समास होता है, इस बात को याद रखना, हालांकि आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं था। अगला यथाशक्ति, ओ मेरे शेरो यथा आ गया। अब इसमें टाइम नहीं देंगे हम आपको, जल्दी से 10 सेकंड के आंसर में आप लोगों को आंसर देनी है, मात्र 10 सेकंड में आपको आंसर देनी है कि यथाशक्ति में कौन समास है। हमने आपको बेटा जी ट्रिक पढ़ाया है, अरे बताया ना मेरे प्यारे, अभी तो बताया है। किसी में भी बे, यथा, प्रति, भर और आ जाए, किसी भी शब्द से पहले बे, यथा, प्रति, भर, आ जाए, उसे कौन समास कहते हैं मेरे प्यारे, तो आपको मालूम होगा सर जी अव्ययी भाव समास कहते हैं। मजा आ रहा बेटा, मजा आ रहा ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्या है कि त्रिफला हम लोगों ने कर रखा था, और रूपस्य योग्यम आ गया मेरे प्यारे बच्चे, रूपस्य योग्यम अव्ययी भाव समास वाला, क्योंकि तुम लोग इसी से डर रहे हो। देखो जी, ये रूपस्य दिया गया था, तो आपको मालूम हुआ कि इसमें हम लगाएंगे कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो रूपस्य का रूप मूल शब्द होगा रूप, और लास्ट में म में हलंत लगा देंगे, रूपम हो जाएगा। जहां पे योग्यम रहता है मेरे प्यारे, उसके पहले हमें अनु लगाना पड़ता है। अब आइए, अब आपका बारी है बेटा जी आंसर ढूंढने का कि राइट आंसर क्या होगा। रूप योग्यम होगा, अनुरूपम होगा, रोग्यम योग्यम रूपम होगा या प्रतिरूपम होगा। जल्दी से फटाफट से बता दिए बेटा जी, बिल्कुल टाइम लगाना है, क्योंकि अभी हम आपको संधि पढ़ाएंगे, उसके बाद में और भी चीजें हैं जो आपको हमें पढ़ानी है। जल्दी जल्दी बताइए। ओके, बहुत बढ़िया जी, यस सर जी, यस सर जी। और ईमानदारी पूर्वक बेटा जी एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे अभी तक सेशन में जुड़े हैं बेटा, एक बार सेशन को ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दीजिए बेटा, क्योंकि देखिए बच्चों की संख्या काफ़ी ही अधिक संख्या में बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लाइक यार बहुत कम है यार। जल्दी बताओ बेटा, आप लोग ना ईमानदारी पूर्वक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो हर एक बच्चा यहाँ पे देखिए, रूपम का रूपम हो गया, यहाँ पे अनु पहले लगा दीजिए ना, सिंपल सा भैया। अनुरूपम तो यहीं पे दिया गया था यार, ऑप्शन बी में दिया गया था, इसमें काहे के लिए सोचना था भाई। कुछ बच्चे यहाँ पे रूपम योग्यम के साथ चल गए हैं, और रूप योग्यम नहीं मेरे प्यारे, जो योग्यम शब्द दिया गया उसी के बदला में तो हमें अनु लिखना था भाई, अनु लिखना था। अगला देखिए, त्रयनाम भुवनाम समाहार, इसमें तो हमारे बच्चे गलती नहीं करेंगे जी, इसमें हमारे बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करने वाले। त्रयनाम, त्रयनाम का मतलब होता है त्रय मतलब तीन, भुवना नाम समाहार से कौन सा शब्द बनेगा भैया। सबसे पहले यदि आपसे समास यहां पे पूछा जाता है बेटा जी, यदि समास पूछा जाता तो क्या हर एक उड़ान बैच का प्यारा बच्चा नहीं बताता कि सर जी द्विगु समास होगा, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, हर एक बच्चा करा सर त्रिभुवनम त्रिभुवनम त्रिभुवनम। ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा बेटा, द्वंद्व समास क्या होगा कि उसमें दो पद होंगे। कितने पद होंगे भैया, दो पद होंगे। वहीं आपके उदाहरण हो सकते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव जी, ये नहीं होंगे। महाहनु है, और माता पितृ, माता और पिता। अब आप लोग बताइए बेटा जी राइट आंसर क्या होगा। आपने एक प्यारी लाइनें सुनी होगी, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तो माता पितरौ का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चे माता और पिता, और हमने बता रखा बेटा द्वंद्व समास जहां पे भी होगा वहां पे दो पद होंगे बेटा जी, दो पद होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी होगा जी, ऑप्शन सी होगा। अब आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंचानाम त्रयाणाम समाहार का समस्त पद क्या होगा बेटा जी। पंचानाम मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चे पांच, तंत्राणाम समाहारः, इसका समस्त पद क्या होगा जल्दी से बताइए। पंचतंत्रम होगा, पंचतंत्राणी होगा, पंचपत्रम होगा, या पंचतंत्री होगा, जल्दी बताइए। पंचतंत्राणाम समाहार दिया गया, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए यार। वाह 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 सर जी। जल्दी बताइए आप लोग। ओके, बच्चे थोड़ा सा भ्रमित है। देखो जी, पंचतंत्रम है ना, पंचतंत्रम, पंचतंत्रम होगा क्योंकि क्या होगा बेटा जी, इसमें मुख्य रूप से द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो पंचतंत्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर में कौन समास है। तो ये हालांकि आपके बोर्ड के नहीं है बेटा जी। चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्र, चंद्र है शिखर पे जिसके भगवान शिव जी हैं।
उसके बाद में देखिए बेटा कहते हैं कि लंबम उद्रम यश से स का समस्त पद क्या होगा। क्वेश्चन पूछे गए भैया कि लंबम उद्रम यश से स, जिसका लंबा पेट हो उनको किस नाम से जानते हैं बेटा जी? उन्हें लम उदर कहते हैं, उदर लंब कहते हैं, प्रलंब कहते हैं, या लंबोदरह कहते हैं। जल्दी बताइए। आपको मैं हिंट दे देता हूं। एक आरती होती है, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। देखो बच्चे यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हो, ये लंब उदर दिया गया भैया, लंबोदर थोड़ा लिखा गया है, ये बिल्कुल ही गलत है बेटा जी। आप आंसर देने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक देखो बेटा कि वहां पे क्या लिखा गया। सर यश प्रताप का कौन सा सब्जेक्ट लिया था? अरे भैया यश प्रताप ने तो गर्दा मचा दिया था बेटा, गर्दा मचा दिया था, है ना। और टेंशन मतलब बेटा जी, आप उसी बैच के साथ ही हो और वही फैकल्टी आपको गर्दा मचाने के लिए तैयार है ना। वो सुने हो ना, परीक्षा के इस जंग को जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस जंग को जीतने के लिए आपका साथ चाहिए बेटा जी। हर शिक्षकगण आपके साथ है तो बेटा आपको भी हमारे साथ रहना होगा शुरू से अंत तक, ठीक है बेटा जी। तो ये लंबोदर ही होगा। लंबोदर जो दिया गया था वो ऑप्शन डी में दिया गया था। राइट सर मेरे प्यारे, ऑप्शन डी होगा। अगली प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है बेटा जी? कौन ऐसा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद से हमें संख्या को देखने की मिलती है? देखिए, तद्वंद समास में तो दोनों पद होता है, संख्या नहीं मिलता है। द्विगु समास से मिलता है मेरे प्यारे, द्विगु समास में ही तो मिलता है जी, बताइए। तो द्विगु समास में ही मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा जी, ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया। अगला द्विगु समास का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चे। द्विगु समास का उदाहरण का मतलब हुआ कि कोई ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या होगा ना, कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है मेरे शेरों जिसमें आपको करना क्या होगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें पहला शब्द आपको संख्या मिल जाए। तो क्या सप्ताह होगा, चंद्र उज्ज्वला होगा, अध्यात्म होगा, या कालिदास होगा? क्या पूछा गया है? द्विगु। द्विगु का मतलब जिसमें पहला संख्या मिल जाए, पहला शब्द से तुम्हें संख्या का बोध हो जाए, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जल्दी बताओ आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, जिस समासी शब्द का पहला पद संख्यावाची और सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। अरे यार इसमें गलती कैसे कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? इसमें तो आप लोग गलती नहीं करोगे, हमें पूरा उम्मीद है। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, इसको कर लो। उसके बाद में हम लोग बेहतरीन सी टॉपिक को करने जा रहे हैं बेटा। इसके बाद में हम लोग एक बेहतरीन सी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है भैया? प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार। ये वही प्रतिहार है बेटा जो अन्य बोर्ड में नहीं लेकिन आपके बोर्ड में कराए जाते हैं। यूपी बोर्ड में प्रतिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भगवान शिव के एक परम भक्त पाणिनि ने जब उनकी तपस्या करी थी, तो भगवान शिव जब अपना डमरू ऐसे बजाए थे ना, उसी डमरू से निकला था क्या? महेश्वर सूत्र। आपको मालूम है बेटा? तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं और साथ ही प्रतिहार कितने होते हैं। बेटा पहला पद अव्यय हो तो अव्यय वाला ऑप्शन को ढूंढ लीजिए। अव्यय वाला ऑप्शन ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे भी बच्चों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, जिसने नंदनी और गंगा सागर जी ने, और साथ ही भाई क्या 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 क्या, क्या नाम डरे हो भाई, राधे राधे पुष्कर जी, रंजुन चैनल जी, और साथ ही अथर्व द्विवेदी जी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। अब देखिए, पहले बेटा हम लोग बात करते हैं प्रतिहार के बारे में। क्या बात है यार, हमने एक बार प्रश्न किया, बच्चे ने बेहतरीन तरीके से आंसर देना चालू कर दिया। हर एक बच्चा बता रहा है कि सर जी महेश्वर सूत्र की जब बात करी जाती है तो टोटल के टोटल 14 महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र कितना है मेरे प्यारे बच्चे? तो 14 है। जब 14 आप लोग यदि बता ही दिए बेटा, तो ये भी बता दिए संधि प्रतिहार कितने होते हैं। प्रतिहार क्या 42 होते हैं क्या? देखो सिंपल ठीक बता रहा हूं। तुम्हें यदि महेश्वर सूत्र अगर आपको याद हो जाए ना बेटा, महेश्वर सूत्र याद हो जाए, उसमें 3 से गुना कर देना, और 14 तिया कितना होता है भैया? 42 होता है। तो 14 महेश्वर सूत्र हो गए। तो आपका 43 कितना हो गए? अरे यार 42।
14 दिया भैया, हम 43 लिख दिए। भैया बात ऐसा है ना कि संस्कृत के टीचर है तो थोड़ा इधर उधर मैथ में इधर उधर हो जाता है। अब हमको जो है ना आपके कमली चाची हैं उनसे थोड़ा जाकर हमें मिलना होगा, कमल सर से हमें क्लास लेने की शायद ज़रूरत पड़ रही है अब, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि जो प्रतिहार होते हैं ये टोटल के टोटल 42 होते हैं और आपका माहेश्वर सूत्र आपके टोटल मेरे प्यारे बच्चे 14 होते हैं। अब बारी आती है हमें जानने की कि बेटा ये जो होते हैं ना माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं। देखो जी, बहुत सारे वर्णों को एक छोटे नाम में समेटना, ये प्रतिहार का काम क्या है कि बहुत सारे वर्णों को एक छोटे से नाम में समेटना। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है ना, जैसे इक प्रतिहार पूछ लिया जाता है ना, आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे इक प्रतिहार पूछ लिया जाएगा, यन प्रतिहार पूछ लिया जाएगा, है ना। अगर आपसे इक पूछा जाएगा, यन पूछा जाएगा, अब ये जो इक होता है ना मेरे प्यारे बच्चे ये वाला, तो इक एक कितना छोटा शब्द दिख रहा है, लेकिन इक जो प्रतिहार है इसको जब वर्ण का निर्माण करेंगे तो ये जो इक है ना, तो देखिए ई कहां से शुरू हो रहा है, तो ये आपके टोटल के टोटल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। हर एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेगा और चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके याद हर हाल में कर लीजिएगा बेटा, और नहीं तो इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा बेटा जी बैच में, है ना। मोहम्मद सऊद जी, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे प्यारे, आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए माहेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऐ उ अड़ा होते हैं, फिर रील री क ए ओंग ए औच ह य व र ट ल न, उसके बाद य म अंगण म और साथ ही ज भ य। देखिए बात ऐसा है ना कि ये जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं उसी को बगल में थोड़ा हम अलग अलग करके टाइप करा दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ये वो चीजें हैं जिसपे जो है तमाम के तमाम व्याकरण टिके हुए हैं। ये देखिए बेटा, आपने सुना होगा कि जो दवा जितना ज्यादा फायदेमंद होता है वो उतना ही ज्यादा कड़वी होती है। तो ये देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये वो मंत्र है मेरे प्यारे जिसके माध्यम से तुम्हारे तमाम संधि बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो हर एक बच्चा इसको जो है ना, हर एक बच्चा इसको जो है बेहतरीन तरीके से याद कर लेगा। अब हम बनाएंगे कैसे, आइए इसको समझते हैं कि आखिर संधि प्रतिहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रतिहार बनाने का सरल तरीका क्या है। पहला नियम याद रखना मेरे प्यारे कि माहेश्वर सूत्र में कोई भी एक वर्ण चुनना है और उसका पहला वर्ण लेना है। पहला नियम क्या कहा, जैसे मान लेते मेरे प्यारे बच्चे हम इक प्रतिहार बना रहे हैं, चलिए हम एक इक प्रतिहार बना रहे हैं, ये माहेश्वर सूत्र का हम जो है एक प्रतिहार ले लिए जिसमें पहला वर्ण हमें चुनना है, तो पहला वर्ण हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ई हो गया। दूसरा टर्म कंडीशन चलेंगे, महेश्वर सूत्र में कोई एक वर्ण चुने, कौन सा भैया, पहला वर्ण। दूसरा है उसके बाद आने वाला इत वर्ण चुने। अब आप कहिए सर इत वर्ण क्या होता है, तो बेटा बात ऐसा ना, इत का मतलब ही होता है, ये जो इत वर्ण होता है, इत का मतलब बाद, ठीक है, और वर्ण का मतलब वर्ण। यानी ये जितने भी महेश्वर सूत्र दिए गए हैं इसके सबके ये जो लास्ट वाला जो वर्ण है मेरे प्यारे, इससे हम लोग इत वर्ण कहेंगे। जैसे पढ़ते ना इतिहास, इति माने बीती, हास माने कहानी, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इत वर्ण, तो इत का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चे अंत वाला या फिर बीता हुआ, लास्ट वाला, वर्ण मतलब वर्ण। तो लास्ट वाला जो वर्ण है, आधा आधा जो वर्ण हलंत के साथ लिखा गया है, ये सबको हम लोग ईत वर्ण कहेंगे मेरे प्यारे। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी, ईत वर्ण कहेंगे। बात समझ में आ गई। एमडी सऊद बेटा कहाँ पे दिक्कत है तुम्हें, तुम्हारी यदि संस्कृत हो बेटा तो देख सकते हो, नहीं तो तुम क्लास से जा सकते हो, ठीक है। एक बच्चे हैं मोहम्मद सऊद जी, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा बात ऐसा है, यदि तुमने अगर उर्दू ले रखा है तो बेटा बिल्कुल इस क्लास को छोड़ के जा सकते हो, ये संस्कृत चल रही है मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, पहले नियम के अकॉर्डिंग आपको महेश्वर सूत्र का पहला वर्ण लेना है, जिसे हमने ई ले लिया। उसके बाद में कोई उसका इत वर्ण लेना है, ठीक ना। इत वर्ण का मतलब होता है कि अंतिम वर्ण क है बेटा जी, तो क देखेंगे यहाँ पे हमें कहाँ मिल रहा है बेटा, तो क यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब सिंपल हमें क्या करना ना कि ई से हमें शुरुआत करनी है, अंतिम वर्ण नहीं लिखनी है, जो वर्ण आ रहे हैं उसको लिख देंगे, हमारा प्रतिहार बन के रेडी। देखिए जी, ई को हमने ई लिखा, यहां से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम ऊ लिखेंगे बेटा जी, यहां पे हमने ऊ लिखा। नौ हमें लिखना नहीं है क्योंकि अंतिम वर्ण को नहीं लिखना है। उसके बाद री है तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा जी री। उसके बाद में देखेंगे री है तो हम यहां पे लिखेंगे लिरी। और लास्ट में है क, अंतिम वर्ण तो हमें लिखना ही नहीं है। देख रहे हो ना, एक प्रत्याहार हमारा बन के रेडी है, एक प्रत्याहार बन के रेडी है यार। कितने मजे की बात है भाई, कितने मजे की बात है।
कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे एक प्रत्याहार, जैसे कि हमारे अमन गुप्ता जी हैं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बना के यहाँ पे कमेंट में भी आंसर लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया अमन। उसके बाद देखिए, पहले वर्ण से लेकर ईत वर्ण के सभी वर्ण लिख देने हैं, बराबर आपका प्रत्याहार मिल जाएंगे। तो आपको नियम याद रखना है। चलिए हम दूसरा एक और कोई बना लेते हैं, जैसे यन, यन का बनाते हैं। ठीक है, यन का बनाते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि यन का बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले य लिख देंगे। ठीक है, य। अब हमें ढूंढना है प्यारे बच्चे कि य इसमें कहाँ पे दिया गया है। हर एक बच्चा कहेगा सर जी य यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, य और लास्ट वाला देखेंगे 9 है, तो बेटा देखेंगे 9 कहाँ है, तो 9 यहाँ पे है। तो मतलब साफ है, य से हमें स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आनी है, और 9 से पहले वाले वर्ण तक लिख देनी है। हमारे प्रतिहार बन गए। जैसे य व र है, तो हम लिखेंगे य व र। आगे वाली लाइन में देखेंगे तो क्या है मेरे प्यारे, केवल और केवल ल है, क्योंकि अंतिम वर्ण हमें नहीं टाइप करनी है, नहीं लिखनी है, केवल ल है। तो हम यहाँ पे ल लिख देंगे। अर्थात यन प्रत्याहार कैसे बनेंगे, य व र ल। हो गया यार, इसमें कहाँ कुछ करनी है भाई, इसमें कहाँ कुछ करनी है, समझ रहे हो। अंशु चौबे, सर जी मेरा बात नहीं सुन रहे। क्या नहीं सुने बेटा, आप ये बताओ, जल्दी बताओ आप। ठीक है, चलिए। तो यहां पे याद रखना मेरे प्यारे, महेश्वर सूत्र में कोई एक वर्ण आपको पहले चुननी है। अंतिम वाले वर्ण को हम लोग ईत वर्ण कहते हैं, उसका अंतिम वर्ण चुननी है, और पहले वर्ण से लेकर ईत से पहले तक सभी वर्ण लिख देनी है। आपका प्रत्याहार बन जाएगा। और आपके एग्जाम पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते बेटा, वो अच प्रत्याहार पूछे जाते हैं। कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर होते हैं। हर एक बच्चा याद रखेगा, सर जी अच प्रत्याहार में सभी स्वर होते हैं। साथ ही सभी व्यंजन किसमें होते हैं, तो बेटा याद रखना, हल जो प्रत्याहार होते हैं इसमें सभी व्यंजन होते हैं, अच प्रत्याहार में सभी स्वर होते हैं। एक प्रत्याहार भी हम लोगों ने बनाया है, ई उ री ली, और लास्ट में क छोड़ देना है। यन को हम लोगों ने बना दिया य व र ल, और सल को बना दिए बेटा स होता है। ठीक ना। और झल को कैसे बनाइएगा, तो इसमें सभी अस्पर्श व्यंजन होती हैं। नहीं बेटा, ये जो प्रत्याहार है हिंदी वाला में नहीं आता है बेटा जी, याद रखना। जो भी बच्चे अनिवार्य संस्कृत के होंगे उनके ये एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा। लेकिन अब जस्ट इसके बाद में जो मैं बता रहा हूं बेटा, वो आपके एग्जाम पेपर में आएगा। अब जानते हैं हम उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन को। तो बेटा याद रखना, कंठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकु विसर्जनीय कंठ। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको सिंपल में समझ लेना। या मैं ये जितना भी दिया गया आप केवल इसको नोट्स में ऐड करेंगे। इसका मैं आपको एक ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना केवल ट्रिक के पीछे जाते हैं। ये चीज़ों को बताएंगे, फिर बच्चे कहेंगे सर जी हमको तो समझे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आइए मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसका ट्रिक क्या है तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आसान सा ट्रिक ये है। मान लेते हैं कि एक टेबल का हमने एक रूप दिया बेटा। ठीक है, हमने इसमें एक टेबल का रूप आपको दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे के, यहाँ पे लिखेंगे टी, यहाँ पे लिखेंगे एम, यहाँ पे लिखेंगे डी, वहाँ पे हो जाएगा वो। ठीक है, हमने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम एक टेबल बना दी। यहाँ पे हम लिखेंगे के टी एम डी ओ। यह केटीएम का भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर एक बच्चा का डिमांड रहता है कि पापा जी हम यूपी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, हम टॉप करेंगे तो हमको केटीएम का बाइक दीजिएगा। तो केटीएम 2 केवल एक ट्रिक के रूप में आपको उसको याद कर लीजिएगा कि केटीएम 2 है ना, ये आपका ट्रिक है। यहाँ पे व्यंजन का पहला वर्ण क होता है प्यारे बच्चे, उसके बाद में च वर्ग होता है, ट होता है, त होता है, प होता है। इतना केवल आपने याद कर लिया, हर एक चीज़ें आपके लिए आसान, हर एक चीज़ें आसान। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, आइए देखिए मैं बताता हूँ। के से होता है कंठ, याद रखना है। मतलब साफ है, क वर्ग के सभी वर्ण क ख ग घ अंग या फिर विसर्ग हो या फिर अ हो, ये तमाम वर्णों के जो उच्चारण स्थान होंगे वो मेरे प्यारे बच्चे कंठ होंगे। ठीक है, च से याद रखना ऊपर टी है, और टी से आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चे क्या, तालु। यानी च छ ज झ य, ये तमाम वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होंगे, तो टी से तालु होंगे। ट ठ ड ढ न, उसके जस्ट ऊपर एम है, एम से याद रखना मूर्धा। अर्थात ट ठ ड ढ न, इन तमाम वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होंगे जी, एम से मूर्धा होंगे। उसके बाद में यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ये त है, और त के ऊपर डी लिखा गया है। डी से याद रखना दंत, यानी त थ द ध न, इन तमाम वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं प्यारे बच्चे, तो ये दंत होते हैं। इस बात को याद रखना है। नीचे है प के जस्ट ऊपर ओ लिखा गया है, ओ से याद रखिएगा ओष्ठ, यानी प फ ब भ म, इन तमाम वर्णों के उच्चारण स्थान जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। इस बात को याद रखना, आपका उच्चारण स्थान का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आई, आपको आ गई होगी बेटा। तो एक बार कमेंट में यस लिखना, और एक बार कमेंट में फायर की इमोजी जरूर बना देना।
जल्दी से इतना कर दीजिए। उसके बाद हमें बारी है बेटा जी 10 मिनट में हम लोग संधि को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लासेज का आपका जो है द एंड हो जाएगा। इसके बाद कि मैं टोटल जो क्लासेज है वो आपके बैच में चलेगी, ऐप में चलेगी। सर मैंने आर्ट्स लिया है। हाँ नोट्स मिल जाएगा बेटा, बैच में मिल जाएगा आपको। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस। अरे कलंक के दीवाने यहाँ पे भी आ गए हैं बेटा। बात इस तरह कि बिहार में बच्चे जो है ना, बिहार के बच्चे कहते हैं सर कलंक संग सुना दो। यहाँ पे भी बच्चे जो है कलंक के दीवाने हो चुके हैं। तो बेटा चलो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद में संधि को शुरू करता हूँ। देखो कलंक संग कुछ इस प्रकार से, मैं खुद ही भूल रहा हूँ यार, कलंक संग क्या है भाई? जल्दी बताओ बेटा। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे अब बारी आती है हमें संधि पढ़ने की। तो सबसे पहले हम लोग संधि का डिफिनीशन जानते हैं बेटा कि संधि कहते किसे हैं। ठीक है बेटा, संधि का हम लोग एक बार डिफिनीशन जानते हैं, उसके बाद में संधि का भी बहुत सारा हम लोग एमसी क्यू करेंगे। तो बेटा याद रखना संधि किसे कहते हैं। तो सर जी दो वर्णों के निकट आने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। बेटा संधि का सर जी नहीं समझ में आया, एक बच्चे हैं कोई फिजिक्स करके लिखे हुए हैं बेटा, कहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आया बेटा बता देना। ठीक है, तो संधि का डिफिनेशन सिंपल वे में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक ना, जैसे देख लीजिए हिम प्लस आलय से क्या बनते हैं, हिमालय बनते हैं। रमा प्लस ई से क्या बनते हैं बेटा जी, रमेश बनते हैं। सूर्य प्लस उदय से क्या बनते हैं, सूर्योदय बनते हैं। ये बनते कैसे हैं, तो हिम का अंतिम वर्ण मेरे प्यारे साथी यहाँ से अ होता है, आलय का पहला वर्ण आ होता है, दोनों के मिलने से क्या होता है अ में आ को ऐड करते बेटा, तो ये आपका आ बन जाता है। ठीक है, रामा प्लस ईस में देखिएगा तो रामा का अंतिम वर्ण आ है, ईस का पहला वर्ण ई है, तो आ में ई को ऐड करते बेटा जी, तो ये आपका ए बनता है। और ये बन कैसे रहा है, इसी को तो हम लोग संधि में सीखेंगे बेटा, इसी को हम लोग संधि में सीखेंगे। ठीक है, हाँ क्या बात है अमन बेटा, बहुत बढ़िया आप आंसर किए हो। ठीक है बेटा, अव्ययी भाव हमने दोबारा भी बता दिया बेटा, एक बार तुम फिर से देख लेना। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे कि ये जो संधि होते हैं, ये जो संधि होते हैं बेटा इसके कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे जरा जल्दी बताओ, संधि के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, सिंपल वे में तुम्हें समझनी है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं बेटा, ऐसे मत करो, आप लोग बेहतरीन तरीके से सीखो समझो, आसानी हो जाएगा हर चीजें आपके लिए। अरे भैया क्या हुआ जी तुम्हें, क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ क्या नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बेटा उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, हम लोग लिखते हैं बेटा जी विद्या अब प्लस आलय लिखते हैं, तब जाकर ये क्या बनता है, तो आप लोग कहिएगा सर जी विद्या प्लस आलय से विद्यालय बनता है। क्योंकि विधा प्लस आलय से विद्यालय क्यों बना, क्योंकि विधा का अंतिम वर्ण आ आता है बेटा और आलय का भी पहला वर्ण आ होता है, दोनों को मिलाते हैं तो आ बनता है, तो विद्या प्लस आलय से विद्यालय बनता है। तो बेटा सिंपल सा संधि का तुम्हें समास में हमने बताया
कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। संधि में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा कि संधि के कितने भेद होते हैं, हर एक बच्चा जरा जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर एक साथी का कमेंट आना चाहिए कि सर जी संधि का 3 भेद होता है। ये कौन कौन होता है प्यारे साथी? एक होता है स्वर संधि। क्या होता है जी? एक स्वर संधि होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि होता है। तीसरा क्या होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है आपका विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। अब आइए सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानते बेटा कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सिंपल में समझ लेनी है कि स्वर संधि किसे कहेंगे। तो सर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यानी स्वर संधि का परिभाषा सिंपल है कि स्वर में हमेशा दो या दो से अधिक स्वरों का ही मेल होगा, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं बेटा। इस संधि विच्छेद का कुछ उदाहरण है, जैसे हिम प्लस आलय से हिमालय हो गए और रवि प्लस इंद्र से रविंद्र हो गए। अब कैसे ये स्वर संधि बने हैं? क्योंकि हिम का अंतिम वर्ण मेरे प्यारे बच्चे अ है और आलय का पहला वर्ण आ है और ये दोनों के मिलने से बनता है आ, और ये अ भी स्वर है, आ भी स्वर है। दोनों के मिलने के बाद में जो नया वर्ण आ बना ये भी आपका स्वर है। मतलब साफ है, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा बेटा जी, उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, आप फटाफट से कमेंट करके बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हालांकि यहाँ पे देख पा रहे बेटा कि स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन आप लोग केवल 5 ही टाइप करना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में ये 5 संधि से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें दीर्घ संधि हो गए, हालांकि इसका फॉर्मूला भी लिखा गया अक्सवर्ण दीर्घ। गुण संधि हो गए हैं वृद्धि संधि, यण संधि, और एक होती है आपके अयादि संधि। इसके अलावा प्रतिहार में जाएंगे तो पूर्व रूप संधि होते हैं, पररूप संधि होती है, प्रकृति भाव संधि होते हैं। अब आइए चलते हैं एक एक करके हर एक संधि विच्छेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा दीर्घ संधि के बारे में। देखो, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अगर तुम यदि हमसे ट्रिक पूछोगे सर ये दीर्घ संधि का ट्रिक बता दीजिए, तो ये जो मान लेते हैं आ वर्ण होते हैं ना, ये दीर्घ होते हैं। अ और आ में आ दीर्घ होते हैं। छोटी ई बड़ी ई में बड़ी ई दीर्घ होते हैं। छोटी यू बड़ी यू में क्या होते हैं? बड़ी ऊ दीर्घ होते हैं। तो ऐसे मात्रा जहां पे आ जाए वे आपका दीर्घ संधि होती है। इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है कि सर कि जब भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद में क्रमशः दीर्घ में परिवर्तन हो जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, उसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन में दिया गया कि दो सजातीय स्वर पास पास आए, यानी एक साथ आए और दोनों के मेल से सजातीय स्वर वर्ण दीर्घ स्वर में बदल जाता है, इसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। बेटा इस बात को याद रखें। सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सर अनुवाद पढ़ाएंगे? हाँ मेरे प्यारे, बिल्कुल अनुवाद पढ़ाएंगे जी। ठीक है, यस सर। इसका सूत्र है कि अक स्वर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रतिहार के बाद में उसका स वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। यानी सिंपल सा आपको ट्रिक अपनाना है। जैसे दिया गया है ना कि धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म प्लस अर्थ से धर्मार्थ कैसे बन गया प्यारे बच्चों? तो देखिए, धर्म का अंतिम वर्ण आपका अ है, अर्थ का पहला वर्ण आपका अ है, अ को अ में मिला देंगे तो आ बन जाता है, अ में आ को मिलाते हैं बेटा जी क्या बनता है? आ बनता है। तो जब दोनों मिलता है तो छोटा ह्रस्व मतलब होता है छोटा स्वर और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर। जब दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं तो बड़ा स्वर का ही निर्माण कर रहे हैं, इससे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। अर्थात धर्म प्लस अर्थ से धर्मार्थ बनते हैं। हिम प्लस आलय से क्या बनते बेटा? तो हिमालय बनते हैं, है ना। तो हिम का भी अंतिम वर्ण जो है अ है, पहला वर्ण आ है, अ में आ को ऐड करेंगे तो आ बनेगा। अब आप लोग बताइए कि पुस्तक प्लस आलय से क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आलय से क्या बनेगा? यहाँ पे उड़ान बैच का हर एक प्यारा प्यारा बच्चा कमेंट करके बताएगा। सर एक लास्ट में सॉन्ग सुना दीजिएगा। अच्छा सॉन्ग सुनना है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया रिशु जी, सबसे पहला आप ही का आंसर आया है। यार हमें समझ नहीं आ रहा भाई,
कुछ बच्चे यहाँ वॉइस प्रॉब्लम क्यों लिख रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हर एक बच्चा यहाँ पे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर जी पुस्तक प्लस आलय से क्या होगा सर? तो वो पुस्तकालय होगा। पुस्तक प्लस आलय से क्या होगा सर? तो वो पुस्तकालय होगा। यण संधि की बात करते बेटा तो याद रखना, यदि अ या आ के आगे छोटी ई या फिर बड़ी ई हो, ए है ना, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ये ए हो जाएगा, मतलब साफ है। अ या आ के बाद में कोई भी यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई रहे बेटा जी तो वो य हो जाएगा। ठीक है, यदि यह हो जाएगा। अगर यहां पे इसी के बाद में ऊ या फिर बड़ी ऊ रहेगा बेटा जी तो क्या हो जाएगा? तब वह हो ओ हो जाएगा, और री रहे तो र हो जाएगा। यानी य व र, इतना समझ लेना। एक ट्रिक आता है, य व र, य व र किसी भी संधि में आ जाए, समझ लेना आपको गुण संधि होते हैं, इसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र से क्या होते हैं? नरेंद्र होते हैं। कैसे मालूम चला बेटा? तो नर में देखेंगे ना तो अंतिम वर्ण हमारा अ आएगा, और यहाँ पे इंद्र का अंतिम वर्ण ई है, अ में ई को ऐड करेंगे बेटा जी तो ये हमारा ए बन जाएंगे, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, क्या बताया है? ए बताया है। इसको मात्रा में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको मात्रा में हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है सर, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, शिवम सिंह। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि गुण संधि में ना अ या आ के बाद में छोटी ई या फिर बड़ी ई रहे तो ए बन जाएगा। ठीक है, अ या आ के बाद में छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ रहे तो अ बन जाएगा, री रहे तो अर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। नर प्लस ई से क्या होगा बेटा? तो नर का अंतिम वर्ण अ होगा। अब आप कहिएगा कैसे होगा? देखो र जो बनता है ना बेटा, आधा र और प्लस अ के मिलने से ही पूर्ण रूप से र का निर्माण होता है। तो अंतिम वर्ण अ हो गया, यहाँ पे बड़ी ई दिया गया है, दोनों के मिलने के बाद में हमारा ए बन जाएंगे, तो नर प्लस ई से हमारे नरेश हो जाएंगे। अब आप लोग बता दीजिए महा प्लस ई से क्या बनेगा बेटा? महा प्लस ई से क्या बनेगा? एक बार कमेंट करके बताइए। महा प्लस ई से क्या बनेगा बेटा? एक बार बता दीजिए। ठीक है, हाँ, महा प्लस ई से क्या बनेगा? आप लोग फटाफट से बता दीजिए। वृद्धि संधि में याद रखें बेटा, अ या आ का ए ऐसे मेल होने पर अय, तथा अ आ का ओ से मेल होने पे औ, और औ के मेल होने से औ हो जाता है बेटा, इससे हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। इस संधि विच्छेद का कुछ उदाहरण ऐसा है, यानी याद रखना, यदि अ को हम ए से मेल कराएंगे तो हमारा अय बन जाएगा, अ को ऐ से मेल कराएंगे बेटा जी फिर भी अय बन जाएगा। अय को मात्रा में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस बात को याद रखना है। महेश, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। एक बच्चे लिख रहा है महिषा। अरे भैया महिषा नहीं होगा यार, केवल महेश होगा। जैसे एक प्लस एक से हो गया मेरे प्यारे बच्चे क्या? एक हो गया। मत प्लस एक से मतैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए यानी ए की मात्रा काम कर रही है। तो सिंपल सा ट्रिक अपनानी है, वृद्धि संधि में अ में ए को ऐड करने पे ए हो जाता है, फिर अ में यदि हम ए को भी ऐड करेंगे फिर भी हमारा ए होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। इसमें वर्णों में क्या हो रही है बेटा जी? वृद्धि हो रही है। अगला है यण संधि। यण संधि में याद रखना, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ या री के बाद में कोई भी विजातीय स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई की जगह पे य हो जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ की जगह पे व हो जाएगा, री की जगह पे र हो जाएगा मेरे प्यारे। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है बेटा जी, य व र से पहले आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण है। ई य व र से पहले आधा वर्ण होता है, जैसे इति प्लस आदि। तो इति यदि प्लस अपि से क्या होगा? यद्यपि बनेगा। यहां पे देखेंगे तो ई के जस्ट बाद में अ आया है, मिलने के बाद में य बन गया, तब ना इति प्लस अपि से क्या बनेगा? यदि प्लस अपि से यद्यपि बन गया। इति प्लस आदि से क्या बन गया? तो इत्यादि। देखिए बेटा जी यहाँ पे भी आपका य है, य से पहले आधा वर्ण त है, मतलब साफ है, आपका ट्रिक काम कर गया कि बड़ी ई से पहले भी आ आएगा तो य बनेगा, यही आपका गुण संधि होगा। यदि हम आपसे पूछे बेटा कि तथा प्लस अपि से क्या बनेगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए, तथा प्लस अपि से क्या बनेगा। थैंक यू बेटा मनीष जी। विजातीय स्वर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सजातीय मतलब अपने जात का, विजातीय मतलब दूसरे जात का, दूसरे कम्युनिटी का। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब देखिए फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं बेटा संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। जिसमें स्वर संधि के प्रकार मेरे प्यारे बच्चे 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। जिसमें हमने दीर्घ संधि को बताया कि जब भी दो समान स्वर मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद में सामान्यतः दीर्घ में बदल जाते हैं। सर मैं अंश ओके बेटा, जब दो समान स्वर मिलते हैं चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, है ना, तो दोनों के मिलने के बाद में जो है ये दीर्घ में बदल जाते हैं, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। अब बारी है मेरे प्यारे बच्चे आपको बनाने की। अब बारी है बेटा आपको बनाने की, है ना। अब आप लोग बनाएंगे कि बताइए इसको कैसे बनाइएगा। संग्रह प्लस आलय से संग्रहालय बन गया, तो महात्मा का कैसे बनाइएगा बेटा, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा महात्मा को कैसे बनाइएगा। तो बेटा क्या महात्मा को महान प्लस आत्मा नहीं बना सकते हो आप? बना सकते ना बेटा, महात्मा को महान प्लस आत्मा तो बना ही सकते हो। नदी को कैसे बनाइएगा, तो सर नदी प्लस ईस बना देंगे। बना दोगे बेटा? बेटा जी यदि बना दोगे तो यदि आप लोग यस कमेंट करोगे तो केवल मैं बता के छोड़ दूंगा, आप लोग बनाकर जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है ओके। परमार्थ को कैसे बनाइएगा, तो सर परम प्लस अर्थ कर देंगे, परमार्थ बन जाएगा हमारा। फटाफट से बता दीजिए मेरे प्यारे, क्या आपसे ये हो सकता है? अगर आप लोग ये बना लोगे तो मैं फास्ट करके रिवीजन करा देता हूं फिर से, उसके बाद में हम इसका एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। बहुत बढ़िया, यस सर। सर्वाधिक कैसे होगा सर जी? सर्व प्लस अधिक होगा, सर्व प्लस अधिक होगा। गुण संधि में हमने बताया बेटा कि अ या आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई रहेगा तो ये ए हो जाएगा, उ या फिर बड़ी उ रहेगा तो औ हो जाएगा, री रहेगा तो अर हो जाएगा, यही हमने बताया था। जैसे धन प्लस इंद्र है तो धनेन्द्र हो जाएगा, तो सूर्योदय का नहीं बना लीजिएगा सर, ये सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय हो गया, यस सर। गणेश को बना लीजिएगा सर, गण प्लस ई से गणेश बना लेंगे। महेश का सर महा प्लस ई से महेश बना देंगे। राजेंद्र का राज प्लस इन से राजेंद्र बना देंगे। ठीक वैसे हमने बनाया वृद्धि संधि का कि यदि अ या आ के बाद में ए रहे तो अय हो जाएगा, ठीक ना, और ओ या औ रहे तो फिर औ हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे सदा प्लस एव से हमने सदैव बनाया, सदा प्लस एव से क्या हो गया जी? सदैव हो गया, ठीक है। उसके बाद तथैव नहीं बना दीजिएगा कि सर जी जैसे सदा प्लस एव से सदैव, तो तथैव कर देंगे तथा प्लस एव से तथैव, ऐसे बना लीजिएगा। यस सर जी बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे सर। इकाई का कैसे होगा मेरे प्यारे? 1 प्लस 1 बना लीजिएगा, यस सर। वन औषधि का 1 प्लस औषधि बना देंगे, यस सर जी। अगला यण संधि में हमने बताया कि जब ई या फिर बड़ी ई, उ या फिर बड़ी उ और री के बाद में कोई भी असमान जो मतलब एक जैसा स्वर नहीं आएगा, या ई फिर बड़ी ई आए, या उ बड़ी उ या ऐसे आए, ठीक ना, तो उसका र हो जाता है। याद रखना प्रति प्लस एकम से प्रतिकम, तो स्वागत का कैसे बनाइएगा? सु प्लस आगतम से स्वागतम हो जाएगा। अत्यंत का अति प्लस अंत से अत्यंत हो जाएगा। अति आवश्यक का अति प्लस आवश्यक हमने ट्रिक पढ़ा दिया है। य व र, आप लोग लभर लभर याद करते हो ना, तो लभर से यवर याद कर लेना है। यवर, यवर से पहले आधा वर्ण हो बेटा, आधा वर्ण हो, समझना आपका कौन संधि? यण संधि। जैसे देखो ना प्रत्येकम में प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, य से पहले आधा तो आ जाता है। स्वागत में व से पहले, व है ना, व से पहले आधा स आ गया। यहाँ पे देखिए य से पहले आधा तो है ना, फिर य से पहले आधा तो है, ट्रिक काम कर गया। डीबीपी मिलेगा सर जी? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा आपको बैच में। अयादी संधि क्या है बेटा? तो ए और ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो अये आए औ हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक है याद रखना, औ आओ अये आए, ये किसी भी शब्द में देखने को मिल जाए, देखते ही आप बताना सर अयादी संधि है। जैसे ने प्लस अनम से नयनम, पौनम में कैसे कर दीजिएगा? पोधन अनम से पौनम। साथ ही बेटा पावक कैसे कीजिएगा? पौधन अक्ष से पावक हो जाएगा, सिंपल सा। तो हमने स्वर संधि पढ़ लिया बेटा। अब आइए थोड़ा सा व्यंजन संधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ लेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। तो व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के कारण जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे, सिंपल सा। स्वर संधि में हमने बताया जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन आता है बेटा जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या करेंगे सर? व्यंजन और स्वर के मेल से यानी व्यंजन में बेटा क्या होगा कि स्वर और व्यंजन के साथ जब व्यंजन के कारण विकार उत्पन्न होगा बेटा जी, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। यानी स्वर में केवल स्वर और प्लस स्वर मिल रहा था
तो इसे स्वर संधि हमने कहा। क्या कहा बेटा जी? स्वर संधि। और जब स्वर में जब हम व्यंजन को मिला देंगे मेरे प्यारे, तो यही आपका कहलाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन और स्वर्ण वर्ण के मेल से व्यंजन के कारण जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विकार मतलब होता है बेटा जी परिवर्तन। ठीक है, चंद्रा सिंह जी, ओके। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण रहे या फिर य र ल व रहे तो स्वर वर्ण या रहे तो वर्ग का तृतीय वर्ग में परिवर्तन करेंगे। देखो जी, कहे जा रहे कि पहला वर्ण के बाद में अगर स्वर रहे तो पहला वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरा वर्ण में कर लेंगे मेरे प्यारे शुभम जी, इसको याद रखिएगा। देखिए दिक है ना, तो हम दी का दी हमने लिखा। क, तो देखिए क ख ग। अब क है ना, तो क का हमको किस में जाना है बेटा जी? तीसरा। तो क का तीसरा क्या होता है? क एक नंबर में, ख दो नंबर में, तीसरा होता है ग। तो हमने ग लिखा। ठीक है बेटा, आधा म ब र है, आधा म ब र, तो दिक प्लस अंबर से क्या बनेगा बेटा जी? दिगंबर बनेगा। ठीक है शिवम, कोई नहीं बेटा। अच प्लस अंत से क्या होगा? तो हमने अ का अ लिखा, उसके बाद में च है ना, तो च के देखिए च का तीसरा क्या होता है? च छ ज। च के बदले में हम लिखेंगे ज, क्योंकि हमें चाहिए तीसरा वर्ण। तो अ और ज का ज हो गया, आधा न त, आधा न त, अच प्लस अंत से अजंत बन गया, सिंपल सा। फिर है यदि म के बाद में क्री धातु से बना कोई भी शब्द रहे तो म का अनुस्वार हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा। जैसे सम प्लस कार से संस्कार, तो आप लोग बताइए सम प्लस कृति से संस्कृति नहीं बना दीजिएगा मेरे प्यारे? सम प्लस कृति से संस्कृति बना लीजिएगा कि नहीं बेटा जी, ये बता दीजिए। यदि त के बाद में ल रहे तो त का ल हो जाता है, जैसे उत प्लस लास है ना बेटा। देखिए त से ल से पहले त है तो त का ल हो जाएगा। देखिए तो हम उ का उ लिखेंगे, आधा त है ना, तो उसकी जगह पे हमें आधा ल लिखना है, क्योंकि त के बदला में हमें चेंज करना है ल में। लास है, लास को हम सेम टू सेम लिखेंगे, उत प्लस लास से बेटा जी उल्लास बन गया। ठीक है, फिर है उत प्लस लेख, तो उत प्लस लेख से बेटा जी उल्लेख बना दीजिएगा, है ना। उत प्लस लेख से क्या बना दीजिएगा? तो सर जी उल्लेख बना देंगे हम लोग। क्या बना लेंगे सर? उल्लेख बना लेंगे। अब देखिए विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते बेटा। विसर्ग संधि में कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। हाँ, सम प्लस आकृति संस्कृति, ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखना विसर्ग संधि में सिंपल सा ट्रिक आपको अपनाना है कि स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, स्वर संधि। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या होता है? स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है बेटा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण रहे तो विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण य व र ल व या कोई भी स्वर रहे तो विसर्ग के स्थान में बेटा जी र हो जाता है। जैसे निरु प्लस धन से क्या हो जाएगा? हर एक बच्चा कहेगा सर जी निर्धन हो जाएगा। और दूर प्लस गंध से क्या होगा? तो क्या आप नहीं बता दीजिए सर जी दुर्गंध हो जाएगा? बताइए बेटा। अब यहां से जो है ना कुछ एमसीक्यू करा देते हैं आपके पोल के माध्यम से। क्या उड़ान बैच का हर एक बच्चा रेडी है ना? 2-3 मिनट आपके पास टाइम है बेटा जी, 2-3 मिनट टाइम है बेटा। कुछ एमसीक्यू करा देते हैं संधि से रिलेटेड, उसके बाद में आपके क्लासेस का द एंड हो जाएगा। जल्दी बताइए। बताओ जी, क्या आप लोग रेडी हो बेटा? रेडी हो क्या? यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है भाई, हर एक उड़ानियन आर्मी रेडी हो चुका है, रेडी है सर। चलिए तो फटाफट से मैं करा देता हूं मेरे प्यारे। और रजनी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि रजनी शब्द का सही संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? राजेंद्र का कैसे होगा सर? राज प्लस इंद्र होगा बेटा जी। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा रजनीश का क्या होगा? रजनी प्लस ईश होगा बेटा जी। रजनी प्लस ईश को क्या कहेंगे? रजनीश कह देंगे। रजनी प्लस ईश से रजनीश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है बेटा? तो यह है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत से क्या होगा प्यारे बच्चे? स्वागत हो जाएगा। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, या आप लोग कर दीजिए। जगदीश का क्या होगा? मैं पहले ऑप्शन देता हूं कि ये जगत प्लस ई से गलती है, क्योंकि बच्चे जो है ना जगत प्लस ई से जगदीश सोचेंगे कि ऐसे बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जगदीश का क्या होगा, तो हर एक बच्चा बताएगा सर जी जगत प्लस ईश से क्या होगा जी, जगदीश होगा। नेक्स्ट है पवन का क्या होगा प्यारे बच्चे, तो पो धन अन से पवन होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इत्यादि का क्या होगा, हर एक बच्चा को मालूम होगा सर इति प्लस आदि कर देंगे इत्यादि हो जाएगा। और इति प्लस आदि का ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। एक कै को कैसे कीजिएगा, तो सर एक प्लस एक से एकाएक हो जाएगा, एक प्लस एक से क्या हो जाएगा जी, एकाएक हो जाएगा। अगला महर्षि कैसे करेंगे, सर जी महा प्लस ऋषि से महर्षि, महा प्लस ऋषि से महर्षि, तो देव प्लस ऋषि से देवर्षि हो जाते हैं, सिंपल सा। अगला है गायक शब्द का सही संधि विच्छेद, तो मेरे प्यारे गय प्लस अक से गायक हो जाएंगे, इसको भी याद रखना है। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर परम प्लस अर्थ से परमार्थ होगा बेटा, परम प्लस अर्थ से परमार्थ हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर याद रखना विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी होता है प्यारे बच्चों, विद्या प्लस अर्थी से क्या होता है जी, विद्यार्थी होते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज की इस बेहतरीन सी क्लास में आप बहुत सारे टॉपिकों को आप लोगों ने कवर किया, जिसमें से संधि था, समास था, वर्ण परिचय, उच्चारण स्थान, प्रत्याहार और संधि था। ठीक है, तो आज का समरी यही है कि आज की इस बेहतरीन सी क्लासों में हम लोगों ने समास को करा बेटा। ठीक है, समास के साथ हम लोगों ने संधि को करा, उसके साथ हम लोग वर्ण परिचय, वर्णों के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग जाना, उसके बाद में हम लोग प्रतिहार के बारे में भी हम लोग जाने, और साथ ही इस रिलेटेड हम लोग जितने भी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन तमाम क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने किया। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि यूपी बोर्ड के उड़ान बैच के हर एक प्यारे बच्चों को आज का बेहतरीन सा क्लास काफ़ी ही बढ़िया लगा होगा। एक बच्चे थे जो सर एक लगातार कमेंट कर रहे थे, सर जी एक भक्ति सॉन्ग सुना दीजिए, कौन सा सुनूंगा, तो प्लीज बताओ। ठीक है बेटा, सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम्हें बिल्कुल सुना दूंगा। एक बार लीडर बोर्ड की बात करते हैं, तो आज के इस लीडर बोर्ड में सबसे पहला विनर है जिसका नाम है विमल मौर्य जी, दूसरे नंबर में है यहाँ पे सजार मोहम्मद जी, और उसके बाद में है एनी थिंग्स। इसके अलावा बहुत से हैं, मलकान सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, विनयपाल सिंह चौहान जी हैं, नंदनी हैं, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज की इस लीडर बोर्ड में तो गर्दा ही मचा दिए हैं। तो रही बात तुम्हारी सॉन्ग का, तो चलो बेटा मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। हाँ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा, आसमान से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला और कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तो बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तो बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट था कि सर एक देशभक्ति संग हो जाए, तो बेटा आपके डिमांड को हमने पूरा किया। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज के प्यारा सा वीडियो लेक्चर उड़ान बैच के हर एक प्यारे प्यारे उड़ानियन आर्मियों को काफ़ी ही बढ़िया लगा होगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास का होमवर्क यही रहेगा कि आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप नोट्स बना लेते हो बेटा तो आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी ही ईजी हो जाता है, और जो बच्चा करता है बेहतरीन तरीके से रिवीजन, उन्हीं बच्चों का बनती है बहुत ही बढ़िया तरीके से डिवीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा बेटा, क्लासेस पसंद आई होगी तो बेटा क्लासेस को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही जैसे क्लासेस खत्म होती है नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आज का ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम प्यारे विद्यार्थी जी को कैसा लगा। तो मैं मुकीम सर बहुत जल्द मिलूंगा अगली बेहतरीन सी क्लास में, जहां पे हम लोग उड़ान बैच के अंदर दूसरी लेक्चर को काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो आपकी क्लासेज ऐप पे चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी किसी अगले मजेदार सी क्लास के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।